बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 8वां सबक कतबा की एक्सरसाइज। तो आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। अजीज़ तलबा, एक्सरसाइज में सबक कतबा की मश्क में जो पहला क्वेश्चन है वो है दुरुस्त जवाब पर जो है वो टिक का निशान लगाएं। वहाँ पर जो है वो हमने टिक करना है। ये MCQ टाइप जो है वो क्वेश्चन है और उसमें इसका पहला जुज़ है, शरीफ हुसैन को तांगे में सवार होने का लुत्फ मिलता था। नंबर 1 पे है महीने के आखिरी रोज़, और नंबर 2 पे है महीने के इब्तदाई रोज़, और तीसरे नंबर पे है महीने के वस्त में यानी कि महीने के दरमियान में, और चौथे नंबर पे है महीना भर। तो इसके अलावा इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है दूसरे नंबर वाला, महीने के इब्तदाई रोज़ जो है शरीफ हुसैन को तांगे में सवार होने का लुत्फ जो है वो मिलता था। तो ये इसको हम जो है वो टिक कर देंगे तो हमारा ये MCQ जो है वो दुरुस्त हो जाएगा। दूसरा चीज़ जो है वो है, जिस तलाबा शरीफ हुसैन की जेब में कुछ रकम इसलिए थी कि इसके जो है वो ऑप्शन उसने दिए हैं 4। नंबर 1 पे है उसने बचत की थी, नंबर 1 पे। नंबर 2 पे है उसे तनख्वाह देर से मिली थी, और नंबर 3 पे है कहीं से कर्ज मिल गया था, और चौथे नंबर पे है उसकी बीवी और बच्चे मेके गए हुए थे। तो इसके अलावा इसका जो चौथा ऑप्शन है वो जो है वो दुरुस्त है, तो उसको हम जो है वो टिक कर देंगे तो ये हमारा MCQ जो है वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसकी बीवी और बच्चे मेके गए हुए थे। इसके अलावा उसके बाद इसका जो तीसरा जुज है वो है क्लर्कों में लोग शामिल थे, यानी कि वो जो क्लर्क हैं उनमें किस तरह के लोग शामिल थे। नए भर्ती होने वाले नंबर 1 पे, नंबर 2 पे अधेड़ उम्र के थे, नंबर 3 पे उम्र रसीदा, और नंबर 4 पे है हर उम्र के। तो जो हर उम्र के वाला ऑप्शन है, ये चौथा जो ऑप्शन है ये इसी तरह दूसरा है, तो इसको हम जो है वो टिक करेंगे तो ये हमारा MCQ जो है और वो दुरुस्त हो जाएगा। इसी तरह उसके बाद इसका जो चौथा जुज़ है उसको जो अगर हम हल करें तो चौथे जुज़ में है कि शरीफ हुसैन के ख्याल में संगमरमर के टुकड़े का मसरफ था कि, यानी कि उसको कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता था। पहले नंबर पे है किसी को तोहफा दिया जाए, दूसरे नंबर पे है सदर दरवाजे पर लगाया यानी बड़े दरवाजे पर लगाया जाए, तीसरा ऑप्शन है मुताले की मेज पर रखा जाए, और चौथा ऑप्शन है मुंडेर पर सजा दिया जाए, यानी बनेरे के ऊपर जो छत के ऊपर जो जो बाड़ होती है हल्की हल्की जो है मुंडेर होती है, किनारी होती है, उसको मुंडेर कहते हैं, तो मुंडेर पर सजा दी जाती है। इसी अलावा इसमें जो दूसरा ऑप्शन है सदर दरवाजे पर लगाया जाए वाला जो है ये इसका दुरुस्त है, तो इसको हम जो है वो टिक कर देंगे तो ये हमारा MCQ जो है वो दुरुस्त तस्वुर होगा या दुरुस्त हो जाएगा। पांचवा जो है यहाँ पर जो है वो है शरीफ हुसैन की मौत के बाद संगमरमर का टुकड़ा जो है उसका क्या बना। नंबर 1 पे है यूं ही घर पे पड़ा रहा, नंबर 2 पे है कहीं गुम हो गया, नंबर 3 पे है बेच दिया गया, और नंबर 4 पे है उसकी कब्र का कतबा बना। तो इसके अलावा यहाँ पर जो है उसका जो चौथा ऑप्शन है ये दाल वाला वो है उसकी कब्र का कतबा बना, तो ये दुरुस्त है, इसको हम टिक करेंगे तो ये हमारा MCQ जो है वो ठीक तस्वुर होगा या दुरुस्त हो जाएगा। इसी तरह हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो इस एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन है। इसी तरह वो है कि सबक कतबा के मतन के मुताबिक दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। यहाँ पर जो है वो हम सवाल भी हमने लिख दिए हैं और जवाब भी जो है वो हमने लिख दिए हैं। तो यहाँ पर जो है यहाँ से हम जो है बजाय कि इसके वो हम किताब से जो है वो स्टडी करें तो यहाँ से हम उसको रीड कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है कि शरीफ हुसैन अपने दफ्तर में किस हैसियत से मुलाजिम था। ये हमारा जो है दूसरे क्वेश्चन में पहला जो है वो ये है शरीफ हुसैन अपने दफ्तर में किस हैसियत से मुलाजिम था। तो उसका आंसर जो है इसी तरह शरीफ हुसैन अपने दफ्तर में बतौर क्लर्क दर्जा दोम की हैसियत से मुलाजिम था। दूसरा जो है इसी तरह दूसरे क्वेश्चन का वो है क्लर्कों की टोलियों में किस तरह के लोग शामिल थे। तो उसका आंसर है इसी तरह क्लर्कों की टोलियों में टाइपिस्ट, एक तो जो है वो टाइपिस्ट किस्म के जो है वो लोग टाइप करने वाले, अब यूँ कह सकते हैं रिकॉर्ड कीपर रिकॉर्ड रखने वाले, डिस्पैचर जो है वो डाक भेजने वाले, अकाउंटेंट हिसाब किताब करने वाले, हेड क्लर्क बड़े लोग या बड़ा क्लर्क जो है, और सुपरिटेंडेंट इंचार्ज किस्म के लोग। गरज अदना वाला हर दर्जा और हैसियत के क्लर्क थे। जिसका आंसर क्लर्कों की टोलियों में किस तरह के लोग थे। क्लर्कों की टोलियों में टाइपिस्ट, रिकॉर्ड कीपर, डिस्पैचर, अकाउंटेंट, हेड क्लर्क और सुपरिटेंडेंट गरज अदना वाला हर दर्जा और हैसियत के क्लर्क थे। इसी अलावा उसके बाद जो है
तीसरा जो उसका जुज़ है वो है शरीफ हुसैन ने संगे मरमर के नफीस टुकड़े का क्या इस्तेमाल सोचा हुआ था। तो इस तलबा उसका आंसर है शरीफ हुसैन ने संगे मरमर के टुकड़े के हवाले से सोच रखा था कि वो एक बड़ा सा मकान लेगा और उसे मकान के बड़े दरवाजे पर नस्ब करेगा, उसको मकान के जो है वो बड़े दरवाजे के ऊपर जो है वो लगाएगा। इस हवाले से उसने ये सोच रखा था। चौथा जुज़ जो है वो है शरीफ हुसैन की मौत किन हालात में हुई। दूसरा क्वेश्चन जो था उसका चौथा जुज़ जो है शरीफ हुसैन की मौत किन हालात में हुई, उसका आंसर है शरीफ हुसैन बीमार था। सर्दियों की एक रात जब वो किसी गरज से उठा तो ठंडी हवा लग जाने से उसे नमूनिया हो गया। बीवी और बहू ने रात दिन उसकी खिदमत की लेकिन वो वफात पा गया क्योंकि उसके फेफड़ों को हवा लगी थी, फेफड़ों की बीमारी लगी उसके वजूद को, तो जो है वो फिर जानबर ना हो सका बल्कि उसका इंतकाल हो गया। उसमें जो पांचवा जो इस तलावा जो है वो है शरीफ हुसैन की मौत के बाद उसका बड़ा बेटा संगे मरमर के टुकड़े को किस मसरफ में लाया, मसरफ मतलब किस इस्तेमाल में लाया। तो उसका आंसर है शरीफ हुसैन के बड़े बेटे ने संगे मरमर की तख्ती को बतौर कतबा अपने बाप की कब्र पर नस्ब किया। तो इसी तलावा उसका आंसर जो है वो ये बना कि उसके बड़े बेटे ने उस संगे मरमर की तख्ती को उसकी कब्र का जो है वो कतबा जो है बना दिया था, उसकी कब्र के ऊपर जो है उसको जो है वो नस्ब कर दिया था। इसी तरह हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज का, उसको भी जो है वो हमने यहाँ पे हल कर दिया है। वो है जो है वो अल्फाज और तराकीब के मानी हैं और फिर उसके बाद उनके जुमले बनाने हैं। तो सवाल नंबर 3 है, दिए हुए अल्फाज और तराकीब के मानी लिखें और उन्हें अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर अल्फाज भी लिख दिए गए हैं, मानी भी लिख दिए हैं और फिर उनके आगे जो है जुमले भी जो है वो बना दिए हैं। तो यहाँ पे हम उसको जो है वो स्टडी करेंगे। इसी तरह पहला जो लफ्ज़ है वो है आलकस, इसके मानी है काहली, सुस्ती। तो जुमला उसका है आलकस की वजह से वो अपना काम वक्त पर मुकम्मल ना कर सका। दूसरा लफ्ज़ अजी तलबा तरमीम है, तरमीम के मानी तब्दील करना या बदल देना है। मुसन्निफ ने अपनी किताब के दूसरे एडिशन में कई मकामात पर तरमीम की ताकि मतन मज़ीद वाज़ेह हो जाए। और उसके बाद जो है वो तीसरा जो लफ्ज़ है अजी तलबा यहाँ पर है वो है खसो खाशाक, जिसके मानी है घास, फूस या तिनके वगैरह। वक्त की आंधी ने बड़े बड़े महल्लात को खसो खाशाक की तरह ऐसे उड़ा दिया जैसे वो कभी थे ही नहीं। उसके बाद इसी तरह हमारा जो लफ्ज़ है वो है कंगला। कंगला के मानी गरीब, मुफलिस या कलाश के हैं। कारोबार में नुकसान के बायस, जुमला उसका बना कारोबार में नुकसान के बायस वो बिल्कुल कंगला हो गया। अगला लफ्ज़ किवाड़ है और किवाड़ के मानी है दरवाजे का पट यानी दरवाजे का एक हिस्सा, एक पल्ला। अंधेरी रात में हवा के झोंकों से खिड़की के किवाड़ जोर जोर से बजने लगे। आखिरी जो लफ्ज़ है यहाँ पर इसके अलावा वो है नक्शो निगार, जिसके मानी है बेल बूटे, आराइश, सजाना, किसी चीज़ के सजने के मानी में आता है। तो इसके अलावा उसका सेंटेंस है मस्जिद की दीवार पर खूबसूरत नक्शो निगार बने हुए थे जो देखने वालों को मशहूर कर रहे थे। इसी तरह ये था हमारा जो है वो तीसरा क्वेश्चन जिसको जो है वो हमने सॉल्व कर लिया। उसके बाद इसी तरह हम बढ़ते हैं आगे, ये हमारे जो अल्फाज तराकीब हैं और जुमले हैं उससे आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे असनाफ नसर की जो असनाफ अकसाम है उनकी तरफ जो है वो बढ़ते हैं, उनको हवाले से जो है वो एक्सरसाइज में जो चीज़ें दी हैं उनको स्टडी करते हैं। तो इसी तरह असनाफ नसर की मारूफ अकसाम है, यानी कि नसर जो है कलाम जो गैर मौजू है वो नसर होती है, कलाम मौजू शेर होता है। इसी तरह ये आप ज़हन में रखें। तो असनाफ नसर की मारूफ अकसाम है, मशहूर अकसाम है, एक दास्तान है, नावल है, अफसाना है, ड्रामा है, सीरत निगारी है, सवाने उमरी है, खुद नविश्त है, खाका है, सफ़रनामा है, मकतूब है, मकतूब निगारी है और मजमून नवीसी वगैरह इसमें जो है वो शामिल है। यहाँ हम तलबा को सिर्फ दास्तान, नावल, अफसाना और ड्रामा के बारे में मुख्तसरन बताते हैं। मुख्तसर जो है वो बताते हैं, क्या बताते हैं? दास्तान के हवाले से, नावल के हवाले से, अफसाना और ड्रामा के हवाले से वो कहते हैं कि इनके हवाले से थोड़ा सा जो है वो बताते हैं। सबसे पहले उन्होंने जिक्र किया इसी तलबा दास्तान का। तो गौर कीजिएगा, कहने की चीज़ को कहानी कहते हैं। दास्तान के हवाले से वो कहते हैं कहने की चीज़ को कहानी कहते हैं। कहानी का मुतरादिफ लफ्ज़ किस्सा या हिकायत है, उसका हम मानी जो लफ्ज़ है मुतरादिफ उसका जो है वो किस्सा या हिकायत है। और दास्तान किस्से कहानी की कदीम तरीन किस्म है। किसी ज़माने में किस्सा खानी या दास्तान गोई बाज़ाब्ता एक फ़न हुआ करता था। किस्सा जो है वो कहना सुनाना
दास्तान सुनाना ये बाकायदा इसको बतौर फ़न के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, जो अरबी और फ़ारसी से उर्दू में मुंतकिल हुआ। बड़े बड़े शहरों में दास्तान सुनने सुनाने के लिए बाकायदा जगह और वक्त मुकर्रर हुआ करते थे, जहाँ लोग कशां कशां आते और बड़े इन्हामाक से दास्तान सुनते। इनके खींचते जो वो चले आते, खींचे आते और बड़े तवज्जो से, इन्हामाक से, बड़ी तवज्जो से दास्तान सुनते थे। कुछ कदीम शहरों में खसूसन हैदराबाद, दक्कन, दिल्ली, लखनऊ और लाहौर वगैरह में ऐसी जगहों की निशानदेही आज भी बआसानी की जा सकती है, और पेशावर का किस्सा खानी बाजार उसी ज़माने की यादगार है। इसके अलावा उर्दू में दास्तान नवीसी और दास्तान गोई का सिक्का तकरीबन 1 सदी तक कायम रहा, यानी कि 1 सदी तक जो है दास्तान जो है वो दास्तानें चलती रही, लोग इसको सुनते सुनाते रहे। मगर अंग्रेज़ी ज़ुबान व अदब के फ़रोग़ ने, उसकी तरक्की ने हमें दास्तान से बेगाना कर दिया और एक नई सिन्फ़ नसर को मुतारिफ़ करवाया, जिससे नावल कहते हैं। अच्छा साहबा, ये जो दास्तान है इसका चर्चा एक वक्त तक तो रहा, 1 सदी तक तो जो है इसकी तरफ लोग राग़िब रहे, लेकिन बाद में हुआ क्या, अंग्रेज़ ने जो सिन्फ़ जो है हमें मुतारिफ़ करवाई तो वो उससे मुख्तसर थी और उसका नाम जो उसे कहते क्या है, उसको इसी तरह नावल कहते हैं। अब नावल के हवाले से जो है वो थोड़ी सी मालूमात हमें मिलती है कि नावल अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है। नावल इसी तरह किसका लफ्ज़ है, अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है। नावल के मानी नया के हैं, अनोखा या अछूता के हैं, यानी कि इसको नया के मानी में भी इस्तेमाल होता है, अनोखा के मानी या अछूता के मानी। मगर ये उसके जो है वो आप यूँ कह सकते हैं कि लुग़वी मानी है। मगर अदब की इस्तिलाह में नावल से मुराद वो किस्सा लिया जाता है जिसमें वाक़यात खिलाफ क़यास ना हो, यानी कि जो है वो इंसान की सोच या और ख़ौस के जो है वो मुखालिफ ना हो, ऐसा हो सकता हो, यानी ऐसा ना हो, ऐसे वाक़यात ना हो जो हो ही नहीं सकते, बल्कि जो है वो जिनको इंसान की अकल मानती हो, खिलाफ क़यास ना हो। दास्तान के बरक्स नावल की बुनियाद हकीकत और फितरत पर उठाई जाती है और फ़र्ज़ी, ख़याली और माफ़ौक़ुल फितरत बातों से इज्तिनाब किया जाता है, यानी कि उनसे जो है वो परहेज़ किया जाता है, उनसे बचा जाता है। किनसे? माफ़ौक़ुल फितरत, फ़र्ज़ी बातें भी नहीं आती, ख़याली बातें भी नहीं आती और माफ़ौक़ुल फितरत बातें भी। माफ़ौक़ुल फितरत बातें या माफ़ौक़ुल फितरत अनासिर वो होती हैं इसी तरह जिनको इंसान की अकल तस्लीम नहीं करती, अकल नहीं मानती कैसा हो सकता है। इसी तरह नावल का मौजू इंसान है। बहुत अच्छी जो है वो चीज़ उसने बताई कि नावल का मौजू क्या है। नावल तो हम पढ़ते हैं तो उसका अक्सर मौजू क्या है, कहानी का कोई भी मौजू हो, लेकिन उसके नावल का मौजू जो है वो इंसान है और आज का इंसान जिन हालात वाक़यात से दो चार है, नावल इन सब का अहाता करता है, यानी कि जिन मसाइल में इंसान घिरा हुआ है उन मसाइल को नावल जो है वो बयान करता है। उसमें नावल में ये मसाइल जो है, ये चीज़ें जो है वो बयान होती हैं। नावल आज भी पढ़ी जाने वाली सिन्फ है, नावल को आज भी लोग बड़े शौक़ से पढ़ते हैं। तकरीबन सभी नक्कादाने अदब डिप्टी नज़ीर अहमद, जिनका असर जो है ज़माना जो वो 1830 से 1912 तक को है, 12 तक का है, को उर्दू का पहला नावल निगार तस्लीम करते हैं। उर्दू का पहला नावल निगार कौन है? ये डिप्टी नज़ीर अहमद के सर जो है वो सेहरा जाता है कि डिप्टी नज़ीर अहमद को उर्दू का पहला बाकायदा जो है वो नावल निगार तस्लीम किया जाता है। इसी तरह उसके बाद हम बढ़ते हैं अफसाना की तरफ। अफसाना, जिसको अंग्रेज़ी ज़ुबान में शॉर्ट स्टोरी कहा जाता है। अफसाने को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? शॉर्ट स्टोरी। एक ऐसी मुख्तसर तहरीर का नाम है जिसमें किसी वाक़े, किरदार या लम्हे की झलक दिखाई जाती है। उर्दू ज़ुबान में अफसाना अंग्रेज़ी अदब के असर से आया, उर्दू में जो है ये अंग्रेज़ी की तरफ से आया। मगरबी ज़ुबानों में अफसाने से पहले तवील किस्से, कहानियाँ और नावल लिखने का रिवाज था, मगर जूँ इंसान अदीमुल फुर्सत होता गया, यानी कि उसके पास फुर्सत कम होती गई, वक्त जो है वो कम उसके पास बचता गया, तो किसी ऐसी सिन्फ़ अदब की ज़रूरत महसूस हुई जो कम से कम वक्त में पढ़ने वाले को मसरत व तस्कीन के लम्हात मुयस्सर कर सके। क्योंकि नावल तवील होता है अफसाने की बानिस्बत, अफसाना जो है वो शॉर्ट स्टोरी है, मुख्तसर होता है, तो जो है वक्त कम होने की वजह से कोई सिन्फ़ भी ऐसी चाहिए थी जो है वो इंसान को जो थोड़े वक्त में खुशी के लम्हात जो है तस्कीन जो है वो इंसान को मुयस्सर करे। चुनांचे अफसाना लिखा जाने लगा। शामिल किताब में ग़ुलाम अब्बास की तहरीर कतबा भी एक अफसाना है, यानी कि जो हमारा सबक कतबा है वो सिन्फ के एतिबार से एक अफसाना है। इसी तरह उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे है ड्रामा।
ड्रामे तो बड़े होते हैं, हम इनके रोज़ाना को बुनियाद पर हम भी बड़े ड्रामे करते हैं और लोग भी बहुत से ड्रामे करते हैं, और जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जिनका मुशाहिदा भी करते हैं कि कौन किस तरह का ड्रामा करता है वो अलहदा से है, लेकिन ड्रामा के बतौर सिन भी है। उसको क्या है, उसके हवाले से क्या है, तो ये हम उसके हवाले से थोड़ा सा स्टडी करते हैं। ड्रामा अंग्रेजी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी मानी है अमल करके दिखाना। ड्रामा अदब की वो नसरी सिन्फ है जिसमें एक मुकम्मल कहानी होती है और जिसे किरदारों की हरकत व सकनात और मुकालमों के जरिए स्टेज पर पेश किया जाता है। इनके ड्रामा जो है ये स्टेज के ऊपर जो है वो पेश किया जाता है। आमतौर पर ड्रामे दो तरह के होते हैं, नंबर एक अलमिया और दूसरे नंबर पे है तरबिया। अलमिया ड्रामों में अलमनाक सूरत यानी कि इनके अंदर गम के किस्से कहानियाँ होती हैं, गमगीन सूरत हाल या कैफियत जो है वो दिखाई जाती है। अलमिया ड्रामों में अलमनाक सूरत हाल, जबकि तरबिया ड्रामों में खुशगवार माहौल दिखाया जाता है, इनके खुशी के लम्हात जो है वो दिखाए जाते हैं। उर्दू ड्रामे की तारीख में आगा अशर काश्मीरी, जिनका असर जो है वो 1879 यानी 1879 से जो है वो 1935 1935 का नाम संगे मील की हैसियत रखता है। आजकल टेली ड्रामों को बड़े शौक से देखा जाता है। इसके अलावा उसके बाद जो है वो हम बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है सबक कतबा के मतन को मद्देनजर रखकर दुरुस्त बयान के आगे टिक्का और गलत के आगे क्रॉस का निशान लगाना है हमने। नंबर एक पे है, पहला जुज़ है, इमारतों में कई छोटे बड़े दफ्तर थे जिनमें कमोबेश 5000 आदमी काम करते थे, तो अजी तलबा ये क्रॉस हो जाएगा क्योंकि वहाँ 4000 आदमी जो है वो काम करते थे। दूसरा जुज़ है शरीफ हुसैन क्लर्क दर्जा अव्वल कुछ सवेरे दफ्तर से निकला, तो ये भी क्रॉस हो जाएगा अजी तलबा क्योंकि वो दर्जा अव्वल नहीं बल्कि दर्जा दोम का क्लर्क था, तो ये भी गलत हो गया। और उसके बाद तीसरा ऑप्शन है अजी तलबा जुज़ है शरीफ हुसैन ने चवन्नी निकाल कर कोचवान को दी, अजी तलबा ये भी क्रॉस हो जाएगा, गलत हो जाएगा क्योंकि उसने चवन्नी नहीं बल्कि इकन्नी जो है वो निकाल कर जो है वो कोचवान को दी थी। उसका चौथा जुज़ है वो अजी तलबा वो है उन क्लर्कों में हर उम्र के लोग शामिल थे, तो ये सही है, दुरुस्त है, तो इसको जो है वो हम टिक कर देंगे, ये हमारा जो है वो दुरुस्त हो जाएगा, यह है ही दुरुस्त ये। उसके बाद अलावा छठा जो है पांचवा जो है वो है संगमरमर के टुकड़े को वो एक मशहूर आहनगर के पास ले गए, लोहा बनाने वाला के पास नहीं बल्कि वो संग तराश के पास लेकर गया था, इसलिए ये भी क्रॉस हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद जो है इसका आखिरी ऑप्शन जो है वो है वो उस वक्त पर पहुंचा के तरक्की लतीफ़ा गैबी से होती है, यानी कि वो इस नतीजे पर पहुंचा कि तरक्की लतीफ़ा गैबी मदद से ही जो है वो इंसान तरक्की करता है। हम ख़ुसूसन हमारे मुल्क में तो जो गैबी तरक्की जो है वो ज़्यादा होती है और किस्मत के ज़ोर पर, सीने के ज़ोर पर, ताकत के ज़ोर पर, जो है मेहनत के ज़ोर पर लोग कम ही तरक्की करते हैं, लेकिन जो है वो लोग जो है वो कहते हैं कि सिफारशी लोग ज़्यादा होते हैं, मेहनती लोग कम होते हैं, तो ये उसने सही कहा था, लिहाजा उसको जो है वो टिक कर देंगे। इसी तरह उसके बाद हमारा जो पांचवा क्वेश्चन है वो हमने जो है वो इधर सॉल्व कर दिया है, उसको हम जो है वो यहाँ से जो है वो देखेंगे, वो है इसी तलावा उसको हम पढ़ेंगे, जिसकी स्टेटमेंट है सबक कतबा के मतन के हवाले से दर्ज झैल जुमलों की वजाहत करें। सबक कतबा को हमने जो है वो पढ़ना है और फिर जुमलों की जो है वो वजाहत करनी है। नंबर एक है वो लहजा बिगाड़ कर गैर जुबान में बातें करने पर तुले हुए थे। इसको जो अगर वजाहत करें तो उसकी वजाहत इस तरह है कि दफ्तर के क्लर्क गैर जुबान में बातें करने पर इसलिए तुले हुए थे कि उन्हें अफसरों से उसी जुबान में बात करनी पड़ती थी, यानी कि अफसरों के सामने दफ्तर में उन्हें उसी जुबान में बात करनी होती थी, इसलिए जो है वो गैर जुबान में लहजा बिगाड़ कर जो है उसकी जो है वो आपके सामने प्रैक्टिस कर रहे थे या रिहर्सल कर रहे थे, तो ये जो है उसकी वजाहत हो जाएगी। तो दूसरा क्वेश्चन है अजी तलबा दुनिया भर की चीज़ें और हर वजह और हर कुमाश के लोग यहाँ मिलते थे, कहाँ मिलते थे, उसकी वजाहत के लिए जो है ये अजी तलबा नीचे लिखा है कि जामिया मस्जिद के पास मौजूद कबाड़ियों की दुकानों पर दुनिया भर की पुरानी चीज़ें थीं और उनको ख़रीदने वाले हर किस्म के लोग मौजूद थे, इसलिए उसने कहा कि दुनिया भर की चीज़ें और हर वजह और कुमाश के लोग यहाँ मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? जामिया मस्जिद के करीब जो पास जो कबाड़ियों की दुकानें हैं वहाँ पर जो हर तरह की चीज़ें भी मिल जाती है और हर तरह के ख़रीदने वाले लोग भी जो है वो वहाँ मौजूद होते हैं। अजीज़ अलावा उसके बाद हम बढ़ते हैं उसके तीसरे जिसकी तरफ वो है उसने महज अपने शौक़ को पूरा करने के लिए कीमत पूछी, तो उसका आंसर जो है वो ये है कि शरीफ हुसैन को संगे मरमर के टुकड़े की ज़रूरत नहीं थी, उसने तो वैसे ही उठाया था और देखा था, तो उसने महज अपना शौक़ पूरा करने के लिए जो है
वो कीमत दरियाफ्त की थी, उसको उसकी ज़रूरत नहीं थी। इसके अलावा यहाँ पर जो है चौथा जो उसका जो है वो बड़ा जुमला जो है उसको हम वजाहत करेंगे। जुमला है वो बड़ा गफूर रहीम है, क्या आजब उसके दिन फिर जाएं। तो इसके अलावा उसका जो उसकी वजाहत है, शरीफ हुसैन सोच रहा था कि अल्लाह ताला की ज़ात रहम फरमाने वाली है, हो सकता है कि उसके अच्छे दिन आ जाएं। शरीफ हुसैन अजी तलबा जो है वो सोच रहा था कि मुमकिन है कि उसके अच्छे दिन आ जाएं, ये दिन जो है वो ख़त्म हो जाएं, उसको ये मस्कीनी जो है वो ख़त्म हो जाए। एक वक्त है वो तरक्की करे और बड़ा क्लर्क बन जाए या इंचार्ज बन जाए, निगरान बन जाए, सुपरिटेंडेंट बन जाए, तो फिर वो बड़ा सा मकान लेगा, बड़ा सा घर लेगा और उस कतबे को वहाँ पर जो है वो नस्ब कर देगा। हज अलावा उसके बाद जो है हमारा छठा जो यहाँ पर जो है वो एक क्वेश्चन है, उसकी तरफ जो है वो हम बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है इसी तलावा, उसमें उसने कहा है कि दर्ज झैल लफ्ज़ों पर एराब लगाएं ताकि उनका दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ वाज़े हो सके। तो यहाँ हमने एराब भी लगा दिए हैं इसी तलावा और उनके मुआनी भी लिख दिए हैं। पहला है तमानियत। तमानियत का मानी इत्मीनान और सुकून है, ये एराब भी लगे हुए हैं, हरकत मतलब जिसको हम कहते हैं। उसके बाद गुत्थियाँ लफ्ज़ है गुत्थियाँ और उनके मानी मसाइल हैं, और ये एराब जो है गाफ के ऊपर पेश है और थे के ऊपर जो है वो शद लगा दी गई है। उसके बाद जो है हिजाब। हिजाब का मानी पर्दा, शर्म या झिझक के मानी में हम इसको इस्तेमाल करते हैं और उसकी प्रोनाउंसिएशन या उसका तलफ़ुज़ है हिजाब। अगला लफ्ज़ है मुसल्लत। हजी ताला मुसल्लत, इसका मानी तारी होना, कब्ज़े में होना या अपने कब्ज़े में कर लेना, मुसल्लत। और दूसरा है सेकंड लफ्ज़ वो है मशक्क़त। मशक्क़त के मानी जो है वो मेहनत है, हम इसको मुशक्क़त ज़्यादा पढ़ते हैं, तो लुगत में जो है ये लफ्ज़ जो है वो मशक्क़त के तौर पर जो है वो लिखा होता है। ये उसका तलफ़ुज़ होगा, पर इसको वैसे प्रोनाउंस कर लेंगे। उसके बाद है मुजदा। मुजदा जो है ये मानी में खुशखबरी, इसके जो है वो मानी बनेंगे और उसका तलफ़ुज़ जो है वो मुजदा जो है वो बनेगा। इसी तरह सातवां क्वेश्चन अगर हम उसकी तरफ बढ़े तो दर्ज झैल नस्र बारे की तशरीह कीजिए। तशरीह से पहले मुसन्निफ़ का नाम और सबक का उन्वान भी दीजिए। तो इसी तरह ये सबक जो है इक़्तिबास उसने जो है वो दिया हुआ है, तो इसकी जो है वो आप एक्सरसाइज जो है वो कीजिएगा। सबक का नाम भी लिखिएगा, सबक का उन्वान भी लिखिएगा और मुसन्निफ़ का नाम भी लिखिएगा, और जो है इसको जो है वो वजाहत से डिटेल से जो है वो बयान करके इसकी एक्सरसाइज जो है अपनी नोटबुक के ऊपर जो है वो कर लीजिएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं जो है एक्सरसाइज का जो आखिरी क्वेश्चन है इसी तरह वो है दर्ज झैल पैराग्राफ तवज्जो से पढ़ें और आखिर में दिए गए सवालों के जवाब तहरीर करें। तो पैराग्राफ हम पढ़ते हैं और सवालों के जवाब जो है वो हम उसके बाद देखेंगे कि इस पैरा में कौन से सवाल हैं और फिर उनके क्या आंसर हो सकते हैं। इसी अलावा अहम इलाकाई और कौमी त्यौहार किसी भी मुल्क और इलाके की सकाफत और रवैयात का अहम हिस्सा होते हैं। ये त्यौहार लोगों को आपस में जोड़ने और मोहब्बत, भाईचारे और यकजहती के जज्बात को फ़रोग़ देने का ज़रिया बनते हैं, यानी कि ये आपस में जो है वो इत्तेहाद इत्तिफाक को जो है बढ़ाने का जो है वो ज़रिया या सबब जो है वो बनते हैं। इस तरह पाकिस्तान में ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा, यौम आज़ादी, यौम दिफा और यौम तकबीर जैसे त्यौहार कौमी सतह पर भरपूर जोशो खरोश से मनाए जाते हैं। अलावा असी इलाकाई त्यौहार मुख्तलिफ सूबों में अपनी रिवायती रंगीनियों के साथ मुनाकिद होते हैं। इन त्यौहारों के दौरान में न सिर्फ मजहबी और सकाफती अक़दार को उजागर किया जाता है, बल्कि ये समाजी मेलजोल और मोहब्बत के पैगाम को भी फ़रोग़ देते हैं, जिससे मुआशरे में मस्बत तब्दीलियाँ आती हैं। इसके अलावा उसके बाद उसने जो है वो यहाँ पे उसने कुछ क्वेश्चन दिए जिनके हमने आंसर जो है वो इक़्तिबास में से ढूंढने हैं। तो क्वेश्चन आंसर के लिए जो है इसी तरह हम बढ़ते हैं ये पेज की तरफ, जिसके ऊपर जो है इसके हमने क्वेश्चन भी लिख दिए हैं और फिर जो है वो आंसर भी जो है वो दे दिए हैं। तो उसकी स्टेटमेंट है कि दर्ज झैल पैराग्राफ तवज्जो से पढ़ें। पैराग्राफ हमने पढ़ लिया और आखिर में दिए गए सवालों के जवाब तहरीर करें। तो आखिर में जो उसने सवाल दिए उसमें पहला सवाल है किसी भी मुल्क या इलाके की सकाफत और रवैयात का हिस्सा किसे करार दिया गया है। किसी भी मुल्क और हिस्सा किसे करार दिया गया है, किसी भी मुल्क या इलाके की सकाफत और रवैयात का हिस्सा किसे करार दिया गया है। तो उसका आंसर है किसी भी मुल्क और इलाके की सकाफत और रवैयात का हम हिस्सा उसके इलाकाई और कौमी त्यौहारों को करार दिया गया है। इसके अलावा दूसरा जो उसमें सवाल है वो मजहबी त्यौहार कौन से हैं। मजहबी त्यौहार हमारे यहाँ कौन कौन से मजहबी त्यौहार हम जो है वो मनाते हैं। उसमें है जवाब में ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा मुसलमानों के मजहबी त्यौहार हैं। ये दो त्यौहार जो हैं ये मुसलमानों के मजहबी त्यौहार हैं, पैराग्राफ के हवाले से जो है मुसलमान जो है वो मनाते हैं।
तीसरा क्वेश्चन है अजीज तलबा के कौमी और इलाकाई त्योहारों के दो फायदे लिखे, यानी कौमी और इलाकाई त्यौहार जो है उनके दो फायदे लिखने हैं। कौन कौन सा फायदा हो सकता है? ये है कौमी और इलाकाई त्यौहार मजहबी और सकाफती अक़दार को उजागर करते हैं। जो कौमी और इलाकाई अजीज तलबा जो त्यौहार हैं ये मजहबी और सकाफती अक़दार को, कदरें जो है उनको उजागर करते हैं, नुमायाँ करते हैं। इनसे समाजी मेल जोल और मोहब्बत के पैगाम को फ़रोग मिलता है, यानी कि मुआशरे में जो है इनकी वजह से जो है वो मुआशरे में मोहब्बत बढ़ती है और मोहब्बत का पैगाम जो है वो आम होता है। अजीज़ तलबा यहाँ पे चौथा जो क्वेश्चन है वो है पाकिस्तान के कौमी त्योहारों के नाम लिखेंगे। पाकिस्तान के जो कौमी त्यौहार हैं, पहले तो थे मजहबी त्यौहार, दो अब है कौमी त्यौहार, उनके नाम लिखने हैं। तो उनके नामों में है योम आज़ादी, योम दिफा और योम तकबीर। ये त्यौहार पाकिस्तान के कौमी त्यौहार हैं। इसके अलावा आखिरी और पांचवा क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे है दर्जा वाला इबारत का मौजू उन्वान तजवीज़ कीजिए। जो इबारत हमने पढ़ी है वो कहता है कब इसका कोई मुनासिब सा मौजू भी जो है वो तहरीर कर दीजिए। तो उसका आंसर में है कि दर्जा वाला इबारत का मौजू उन्वान है पाकिस्तान के कौमी और इलाकाई त्यौहार। ये अजीज़ तलबा पांचों क्वेश्चन जो है वो हमारे इसके पैराग्राफ के जो है मुकम्मल हो गई और हमारी एक्सरसाइज भी यहाँ पर अजीज़ तलबा मुकम्मल हो गई है। उम्मीद है आपको आज का सबक पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा। कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।